नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद जब मगध पर शासन कर रहा था, उसी समय मगध पर आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर जो है हिंदकुश पर्वत पार कर दिया था और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में घुस आया था। तो तक्षशिला के एक आचार्य थे चाणक्य, उनको सूचना मिला कि भारत पर बहुत ही भयावह आक्रमण होने वाला है। तो जाते हैं मगध और मगध के राजकुमार राजा थे धनानंद को बताते हैं कि हे राजन, अपने भारत पर बहुत ही भयावह आक्रमण होने वाला है, आप इसे बचा लीजिए। तो आपको बताए थे कि धनानंद जो है बहुत ही निरंकुश शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। वो क्या करता है कि आचार्य चाणक्य का चोटी पकड़ करके बीच सभा में अपमान करता है, बेइज्जती करता है और कहता है कि हमारे पास इतनी विशाल सेना है, हमको क्या कोई हरा पाएगा। तो इस अपमान से चाणक्य जाते हैं, फिर वापस तक्षशिला जाते हैं और उनका एक शिष्य रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो शिष्य थे चंद्रगुप्त, उनको शिक्षा दीक्षा, राजा की शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं और एक बहुत ही शासक के रूप में, बहुत ही शक्तिशाली सम्राट के रूप में, बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि धनानंद को पराजित करेगा, धनानंद से युद्ध करेगा। और इधर सिकंदर आता है, आते आते भारत की ओर आगे बढ़ता है तो गंधार पे पहुंचता है। तो गंधार के राजा आंभिक जो है सिकंदर की डर से सिकंदर की स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो पंजाब के क्षेत्र में आते हैं। तो पंजाब के राजा थे पोरस से युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध होता है और यह युद्ध झेलम नदी के किनारे होता है। झेलम का उस समय नाम बितस्ता रहता है, इसलिए इस युद्ध का नाम जो है बितस्ता का युद्ध पड़ा और इस युद्ध को हाई डेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। बितस्ता का युद्ध और हाई डेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है बितस्ता का युद्ध या हाई डेस्पीज का युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ था। तो यह जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में, राजा पोरस के बीच में हुआ था। फिर वो मगध पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है सिकंदर। तो उसके दुर्भाग्यवश से उस समय ब्यास नदी रास्ते में पड़ती है। ब्यास नदी में जो है बाढ़ आई थी। उस समय बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी ब्यास नदी में। तो इसलिए सेना जो है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। इसलिए अंततोगत्वा सिकंदर वापस जाने लगता है और वापस जाते जाते 323 ईसा पूर्व में, लगभग 3 साल बाद 323 ईसा पूर्व में वो पहुंचता है इराक के बेबीलोन शहर में पहुंचता है। और रास्ते में इतना थकावट, युद्ध के चलते उसका शरीर जो है बीमार पड़ जाता है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? इराक के बेबीलोन शहर में। तो क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि सिकंदर का मकबरा कहाँ है? तो इराक के बेबीलोन शहर में मकबरा है। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु होती है। और उधर सिकंदर का मृत्यु होना, वापस जाना, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा का पूरा शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता है और चाणक्य जो है उनको भेजते हैं कि चलो अब यही टाइम है धनानंद से युद्ध करने के लिए। और धनानंद से युद्ध होता है किसके किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को युद्ध करते हैं, धनानंद पे आक्रमण कर देते हैं और धनानंद को मार देते हैं। मार के क्या करते हैं कि धनानंद की एक बेटी रहती है दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं और मगध पर शासन करने लगते हैं और मगध पर नंद वंश की जगह पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मार करके, धनानंद की बेटी एक दुर्धरा रहती है उसे विवाह करके, और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद से अपना शासन चलाते हैं
तो उधर सिकंदर का एक सेनापति रहता है सेल्यूकस निकेटर, फिर वापस युद्ध करने की नीति से आता है मगध पर युद्ध करने के लिए। तो आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है। तो सेल्यूकस निकेटर फिर हार जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी रहती है जिसका नाम था कार्नेलिया। इसको हेलन भी कहते हैं, क्वेश्चन में हेलन भी पूछता है। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी रहती है कार्नेलिया। कार्नेलिया से विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। 2 विवाह हो जाता है, एक धनानंद की बेटी दुर्धरा से और एक सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से, हेलन से विवाह कर लेते हैं। और विवाह करके दहेज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरा ले लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब अफगानिस्तान ले लेते हैं दहेज में, तो अखंड भारत का निर्माण होता है। फिर से बंगाल से लेकर के और वहाँ तक अफगानिस्तान तक पूरा भारतवर्ष ही रहता है और अखंड भारत का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि अखंड भारत का निर्माण किसने किया था, या फिर ये पूछेगा कि अखिल भारतीय शासक का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अखिल भारत का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इससे पहले जो भी आए थे तो वो छोटे मोटे राज्य, छोटे मोटे क्षेत्र के शासक थे, राजा रहे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखिल भारत का, जो है अखंड भारत का पहला शासक बना। तो उसके बाद से ये पूछते हैं अपनी दूसरी पत्नी जो कार्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी रहती है कार्नेलिया से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता हमारे से युद्ध क्यों करना चाहते, क्यों किए थे, हमसे युद्ध क्यों किए थे, किस नीति से किए थे, क्या चाहिए था उनको, क्या प्रयोजन था युद्ध का। तो उसी की बेटी वो कार्नेलिया बताती है कि हमारे पिता जो है सेल्यूकस निकेटर, उनको हाथी की ज़रूरत थी, मतलब हाथी ले जाना चाहते थे यहाँ से, हाथी के लिए युद्ध किए थे। तो इस सिलसिले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में 500 हाथी उपहार में देते हैं। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, अपने ससुर जी को 500 हाथी निकेटर को दे देते हैं। और वो 500 हाथी लेकर के सेल्यूकस निकेटर वापस चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है तो सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए मगध में यानी भारत में जो है अपना एक राजदूत भेजता है। राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कार्नेलिया से मिलने के लिए, कार्नेलिया का हालचाल लेने के लिए, समाचार लेने के लिए वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप करते हैं, परीक्षाओं में आता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ठीक है, आता है दरबार में, यहीं पे रहता है, यहीं पे खाना पीना, मतलब यहीं पे रह जाता है, वो यहीं पे अपना रह जाता है। रहते सोचता है कि क्या करे। तो वो देखता है चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य परिसर है उसको देखता है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या पढ़ाई है, क्या पहनावा है, क्या खान पान है, बोलचाल, भाषा आदि आदि, दंड, मतलब सारी राज व्यवस्था देखता है। तो सोचता है कि क्यों ना हम एक पुस्तक लिख दे। तो एक पुस्तक लिखता है, पुस्तक का नाम रहता है इंडिका। एक पुस्तक लिख देता है और पुस्तक का नाम इंडिका रखता है। तो यह भी क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मेगस्थनीज ने की थी। तो इंडिका में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो भी होता था, मौर्य साम्राज्य के बारे में जितना भी अधिक जानकारी मिलती है तो इंडिका से ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने राज दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य को रखे थे। प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य को रखे थे। चाणक्य जो है ब्राह्मण जाति के थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक शूद्र जाति के थे।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जानते ही अखंड भारत का निर्माण, मतलब कि अखंड भारत के शासक थे। तो अखंड भारत के शासक थे तो पूरा भारतवर्ष में वो देखते थे कहाँ पे क्या है, कहाँ पे जो है कष्ट है, कहाँ पे लोगों का दुख है, कहाँ पे सही है, तो इसका विचार करते थे। तो एक गुजरात में जूनागढ़ था, गुजरात के एक क्षेत्र का जो राज्य था उसका नाम जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ में खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं था, तो वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील को निर्माण करवाते हैं अपने सरकारी खर्च से। ठीक है। और अब आपको बता दें कि इसके लगभग 1000 साल बाद एक रुद्रदामन नामक राजा आता, राजा राज्य करता है कहाँ पे? जूनागढ़ में। तो वहीं पे देखते हैं कि ये तो झील का निर्माण बहुत ही सही तरीके से कराया गया है। कौन करवाया था? पता लगाए तो उनको पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण, जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य कराए थे। तो वहाँ पे जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखवाए। अभिलेख जानते ही हैं, अभिलेख लिखवाए, संदेश लिखवाए, बहुत बड़ा दीवार पे लिखवाए, बहुत बड़ा, मतलब पत्थर हो, स्तंभ हो, अभिलेख जानते ही हैं, पत्थर पे लिखने को अभिलेख कहा जाता है। तो बहुत बड़ा अभिलेख लिखवाए और उसमें ये लिखवाए कि जूनागढ़ का जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण मैं नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाए हैं, मैं इसका पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, ये लिखवाए। ठीक है। अब आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य नाम भी है जो विदेशों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। और इसका आपको बता दें क्यों सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब सेल्यूकस निकेटर, वो तो यूनान के रहने वाला था, तो जब सेल्यूकस निकेटर युद्ध किया और हार के वापस 500 हाथी लेकर के गिफ्ट में चला गया वापस, तो वहीं पे बताया कि ये लोगों ने पूछा वहाँ पे यूनान में कि ये 500 हाथी, ये क्या है हाथी, ये 500 हाथी कहाँ से लाए हैं, कौन दिया है? तो वही बताया कि सेंड्रोकोट्स ने दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, उसको जहाँ नाम याद आ रहा था तो बताया कि सेंड्रोकोट्स ने ये हमें उपहार में दिए हैं और हमारी बेटी जो है कर्नेलिया से भी वो विवाह कर लिए हैं। ठीक है। तो एक विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति थे, वो भारत के भी इतिहास पढ़े और यूनान के भी इतिहास पढ़े। तो भारत के इतिहास में लिखा है कि कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और 500 हाथी उपहार जो है सेल्यूकस निकेटर को दिए। और वहाँ के इतिहास में लिखा गया है यूनान के कि सेंड्रोकोट्स जो है 500 हाथी गिफ्ट में दिए थे सेल्यूकस निकेटर को और इनकी बेटी कर्नेलिया से विवाह किए थे। तो विलियम जोन्स ने ही पहचान किया कि ओहो, ये सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो सेंड्रोकोट्स की पहचान कौन किया था कि यही चंद्रगुप्त मौर्य है? तो विलियम जोन्स। ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि अपना राज्य का अपना उत्तराधिकारी यानी राज्य को बिंदुसार को, अपना बेटा, उनका एक बेटे रहते हैं बिंदुसार को सौंप देते हैं कि लो भाई अब आप चलाओ। और उन्होंने जैन धर्म को अपना लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं और एक जैन भिक्षु रहते हैं भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं और उनके साथ ही चले जाते हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहाँ प्राण त्याग दिए थे? तो श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और 298 ईसा पूर्व में संलेखना प्रथा आपको पता ही होगा, भूख और प्यास से यानी उपवास करके प्राण को त्याग दिए। चाणक्य के बारे में आपको बता दें, गुरु चाणक्य जो है, इनका अन्य नाम भी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इनका अन्य नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। 3 नाम है, चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है।
और इनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कौन है? चाणक्य है। चाणक्य के पिता का नाम गुड़ी, चाणक्य के पिता का नाम गुड़ी था। चाणक्य के जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक, मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स नहीं है, नाम है अर्थशास्त्र लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें है पॉलिटिक्स, राजनीति। उसमें पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जिसमें 15 लेसन है, 15 अधिकरण है। और इस अर्थशास्त्र की तुलना, चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना राज्य, अपना जो है पूरा क्षेत्र, राज्य पाठ जो है बिंदुसार को सौंप देते हैं। बिंदुसार किस प्रकार से मगध का, भारतवर्ष का राज्य संभालते हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।